गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो बेटा, इतिहास में हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे रोमन साम्राज्य में नियंत्रण के साधन। आज देखेंगे रोमन साम्राज्य में विविधता के बाद एकता, अर्थात जैसे भारत में कहा जाता है विविधता में एकता, अर्थात विविध संस्कृतियों का समन्वय होने के बाद भी हम सभी अपने को एक भारतीय मूल निवासी मानते हैं। वैसे ही रोमन साम्राज्य में भी विविधता व्याप्त थी, लेकिन उसके बाद भी वहां एकता क्यों थी, इस चीज को हम आज देखेंगे। तो लगभग 509 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकालकर गणराज्य की स्थापना की। कौन? जो वहां की जनता थी। कब? 509 ईसा पूर्व में जो शासक था उसको वहां से निकाल दिया और गणराज्य की उन्होंने स्थापना की। रोमन साम्राज्य में अत्यधिक विविधता के बाद भी सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे को जोड़कर रखा जाता था। किस प्रणाली द्वारा? एक साझी प्रणाली के द्वारा सभी को एक साथ जोड़कर रखा जाता था। यहाँ साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, जैसे हमारे भारत में बोली जाती हैं। साम्राज्य के पूर्वी भाग में यूनानी, पूर्वी भाग में कौन थे? यूनानी। पश्चिमी भाग में तालिनी। पूर्वी भाग में कौन था? रोम के यूनानी थे। रोम के पश्चिमी भाग में कौन था? तालिनी थे। मतलब तालिनी भाषा बोलते थे और यही लिखते थे। जो पूर्वी भाग के थे वो यूनानी भाषा बोलते भी थे, वही लिखते थे, और रोम के पश्चिम में रहने वाले तालिनी भाषा बोलते थे और तालिनी भाषा लिखते भी थे। परंतु जो प्रशासनिक कार्य था, प्रशासनिक कार्यों के लिए यूनानी तथा तालिनी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। यानी शासन के जो कार्य होते थे, लिखा पढ़ी के कागजी कार्यवाही, वो सारी केवल या तो यूनानी या तालिनी भाषा में ही किया जाता था। अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया तालिनी भाषी क्षेत्र था तथा पश्चिमी भाग में अवस्थित था ये, और सायरेनाइका यूनानी भाषी क्षेत्र था तथा यह पूर्वी भाग में स्थित था। अब यहाँ तो ये डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ व्यवहार के बारे में थोड़ा सा बताया है कि जो रोम के शहरी क्षेत्र थे उनमें अनेक वर्षों से अकाल के कारण कुपोषण की बीमारियां बढ़ गई थीं। क्योंकि खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक सी चीजें कुपोषण आ जाएगा। क्योंकि ये लोग फसल कटाई के तुरंत बाद अगले वर्ष के लिए अन्न भंडारों में भर लेते थे। सभी प्रकार की फसल, गेहूं, सेम, मसूर दाल का अधिकतर हिस्सा शहरों में भेज दिया जाता था। उसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों के पास बहुत कम दालें बचती थीं। ग्रामीण लोग जिस खाद्य पदार्थ का भंडार करके रखते थे उसे सर्दियों में समाप्त कर देते थे। इसके पश्चात ये अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों जैसे पेड़ों की टहनियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन बचाते थे। तो ये तो खैर वहाँ के खान पान और कुपोषण के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ विविधता में एकता का कारण क्या था? इन्होंने वहाँ पे गणराज्य की स्थापना कर दी, शासक को बाहर निकाल करके, और किस भाषा का प्रयोग करते थे? यूनानी और तालिनी भाषा का। लेकिन जो कागजी कार्यवाही, प्रशासनिक कार्य, वो तालिनी और यूनानी भाषा में ही होता था। अब रोमन साम्राज्य पर तीसरी शताब्दी का संकट क्या आया, ये देखना है। जो रोमन साम्राज्य था उसमें तीसरी शताब्दी का संकट क्या आया। रोमन साम्राज्य के इतिहास में पहली और दूसरी शताब्दी जहां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का समय था, वहीं तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव से परिपूर्ण था। जो रोमन साम्राज्य था उसमें पहली और दूसरी शताब्दी में काफी समृद्धि का समय रहा और बहुत आर्थिक विकास भी रहा। लेकिन जैसे ही तीसरी शताब्दी आई, रोमन साम्राज्य में आंतरिक तनाव व्याप्त हो गया। तीसरी शताब्दी में लगभग 225 ईस्वी के आसपास रोमन साम्राज्य के सामने बहुत सारे संकट खड़े हो गए, और इन संकटों का प्रमुख कारण
ईरान में ससानी नामक आक्रामक वंश का उदय था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य में जो तीसरी शताब्दी में संकट आया, उस संकट का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ईरान में जो ससानी नामक वंश के लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया, यानी उनके आक्रामक वंश का उदय हुआ। ये लोग आक्रमणकारी थे, ससानी वंश के लोग। इसीलिए इस ससानी वंश के कारण ही वहां संकट की स्थिति तीसरी शताब्दी में रोम में आ गई। 15 वर्ष की कम अवधि में ही इस वंश ने अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करते हुए अपना विस्तार फरात की दिशा तक कर लिया। फरात क्या है? मेसोपोटामिया की 2 नदियां थी ना, दजला और फरात, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जो ये आक्रामक वंश थे शशानी जो ईरान में थे, ईरान में ये आक्रामक वंश के लोग थे। इन्होंने तीसरी शताब्दी में रोम में 15 वर्ष से भी कम समय में अपनी शक्ति का पूरी तरह से वहां विस्तार कर लिया, और इतना ये बढ़ गए कि ये पूरा फरात नदी की दिशा तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। अब एक प्रसिद्ध जो शिलालेख मिला, उस प्रसिद्ध शिलालेख में रोमन साम्राज्य की क्षति की सूचना मिलती है। किससे रोमन साम्राज्य की क्षति की सूचना मिलती है? एक शिलालेख मिला जो 233 से 280 ईस्वी पूर्व के काल में काले सागर से लेकर आल्प्स, काला सागर से लेकर के आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए प्रांतों की सीमाओं पर बार बार आक्रमण होते रहे। आक्रमण कहाँ कहाँ होते रहे? कब? 233 से 280 ईसा पूर्व में जो काला सागर था, काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए जितने भी प्रांत थे, उनकी सीमाओं पर बार बार आक्रमण होते रहे। तो जो रोमन साम्राज्य के 47 वर्षों की अवधि में 25 सम्राटों का सत्तासीन होना, मतलब जो 47 वर्ष का समय था, उस 47 वर्ष में ही 25 शासक सत्ता में आए। ये बताता है कि तीसरी शताब्दी रोम के लिए संकट का समय थी, यानी बार बार जब शासक बदलेंगे तो निश्चित रूप से वहां अव्यवस्था व्याप्त होगी। अब जो चीजें आप पढ़ी हैं, उन्हीं चीजों में देखिए, ये प्रश्न 4 हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, ये अति लघु में आप जरूर लिखेंगे, ध्यान से देखिए चारों प्रश्न। रोमन साम्राज्य का विस्तार किन किन महाद्वीपों तक था? अभी हम लोग पढ़े हैं। इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी नहीं, ताकि आप वीडियो देखेंगी और लिखेंगी तो आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा बैठेगी। दूसरा है, आगस्टस रोमन साम्राज्य का शासक कब बने? ये भी हम लोग कल पढ़े थे, ये चीजें हम लोग कल पढ़े थे कि आगस्टक रोमन साम्राज्य का शासक कब बना, तो ये भी आप देखेंगी और इसका उत्तर लिखेंगी। तीसरा है, रोमन सैनिकों को वेतन किस प्रकार दिया जाता था? कल हम लोग रोमन साम्राज्य में सैनिक के बारे में पढ़े थे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनको वेतन किस रूप में दिया जाता था, किस प्रकार दिया जाता था, और वेतन के लिए क्या कर लेते थे। फिर रोमन साम्राज्य पे संकट कब आया था? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी। तो ये मैं स्पष्ट नहीं करूंगी कि संकट किस शताब्दी में आया। आप खुद वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि रोमन साम्राज्य पे संकट कब आया था। तो इन सारे चारों प्रश्नों के उत्तर जब आप एक बार फिर वीडियो देखेंगी और लिखेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बेटा ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आप इसको देखिएगा और लिखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रोम साम्राज्य में लिंग व्यवस्था। और बेटा आप लोग लापरवाही मत करिए, कोरोना अपनी जगह है, पढ़ाई आपकी अपनी जगह है, परीक्षा आपकी होनी ही है। आपका यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, इसी में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आने वाला है, इसलिए रिजल्ट आने से पहले आप अपने को एकदम तैयार रखिए, ताकि जैसे ही आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो उसमें आप बिल्कुल सफल हो जाएं। और पहली सफलता ही आपके मनोबल को बढ़ाएगी बेटा, इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप अपनी तैयारी पूरी तरह से, पूरी लगन से करिए कि कहीं आपको कोई परेशानी ना हो। हम लोग भी खुश रहेंगे, आप लोग भी खुश रहेंगे।
तो थोड़ा सा समय आपको देना है। थोड़े त्याग से अगर हमको प्रसन्नता मिलती है तो वो त्याग कर लेने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अभी हम लोग देखेंगे रोमन साम्राज्य में लिंग व्यवस्था, साक्षरता और संस्कृति की स्थिति के बारे में। ठीक, अब देखिए, रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषता एकल परिवार का प्रचलन था। जैसे परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में कौन आता है? माता पिता और उनकी संतान। कहीं कहीं एकल परिवार में माता पिता, दादा दादी और उनकी संतान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः माता पिता और उनकी संतान को ही एकल परिवार में सम्मिलित किया जाता है। और संयुक्त परिवार जो है उसमें एक या एक पीढ़ी से अधिक के लोग एक साथ सम्मिलित रूप में रहते हैं। माता पिता, दादा दादी और उनकी एक पीढ़ी के लोग, नौकर चाकर, सब उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य में कैसे परिवार का प्रचलन था? रोमन साम्राज्य में एकल परिवार था। ध्यान दीजिए, अगर ये पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य में कैसे परिवार थे, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार थे। एकल परिवार कहते किसको है? माता पिता और उनकी संतान को। जो वयस्क पुत्र पिता के साथ नहीं रहता था, वयस्क माने जो बड़ा हो जाता था, तो वो पिता के साथ अपने नहीं रहता था। वयस्क भाई भी साझे परिवार में बहुत कम रहते थे। तो स्पष्ट हो गया ना कि एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ये भी ध्यान दीजिए, कैसे बच्चे? अविवाहित बच्चे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया ना, वयस्क होने के बाद वो अपने पिता के साथ नहीं रहेगा। और जो वयस्क भाई होते थे वो भी साझे परिवार में बहुत कम रहते थे। विवाह का आयोजन माता पिता के द्वारा किया जाता था। परिवार कैसा था? एकल। विवाह का आयोजन करता था माता पिता करते थे। विवाह के लिए पुरुषों की आयु 28-29 वर्ष, 30-32 वर्ष तथा महिलाओं की आयु 16 से 18 वर्ष, 22 से 23 वर्ष। या तो 28-29 या 30-32 तक पुरुषों की आयु विवाह के लिए निर्धारित की गई, महिलाओं की 16 से 18 और 22 से 23 वर्ष तक। पति पत्नी के बीच आयु के अंतराल को अच्छा माना जाता था तथा इस काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था, जो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है, जो दहेज समाज का कोड़ भी कहा जाता है आज हमारे समाज में। ठीक, तो अब यहाँ की लिंग व्यवस्था तो अभी बाद में देखेंगे, ये संस्कृति के अंतर्गत आएगा। परिवार कैसा था? एकल। वयस्क पुत्र माता पिता के साथ नहीं रहता था, न वयस्क भाई रहते थे। विवाह का आयोजन माता पिता करते थे। विवाह की आयु उन पुरुष के लिए 28-29, 30-32 और महिलाओं के लिए 16 से 18, 22 से 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। और जो पति पत्नी के बीच ये इसका अंतर है ना, ये आयु का अंतर, ये अंतराल बड़ा अच्छा माना जाता था। और आज की तरह उस समय भी दहेज प्रथा का प्रचलन था। अगला, पति पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद सूचना देने मात्र से ही तलाक हो जाता था। आज तलाक देने के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ता है। जब तक दोनों आपस में सहमत न हो, कानून का सहारा न लिया जाए, तब तक हिंदू धर्म में वो पूर्ण तलाक नहीं माना जाता है। विवाह विच्छेद का मतलब क्या है? डाइवर्स जिसको कहते हैं, जिसको तलाक उर्दू शब्द में कहते हैं। तो उस समय रोमन साम्राज्य में अगर पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ रहने के इच्छुक न हो तो उनके सूचना देने मात्र से ही वो तलाक दे सकते थे, एक दूसरे से अलग हो सकते थे, विवाह के संबंध से मुक्त हो सकते थे। इस तलाक की प्रक्रिया बिल्कुल सरल थी, जटिल नहीं थी। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तलाक भी बड़ी सहज तरीके से हो जाता था, उसके लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी। अगला क्या था? पिता की संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार होता था। जैसे आज के समाज में कानून ने पुत्र के समान पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार दिया है। पुत्री चाहे तो पिता के संपत्ति में अपना आधा हक ले सकती है। वैसे ही रोमन साम्राज्य में पिता की संपत्ति में पुत्री का पूरा अधिकार होता था और विवाह के पश्चात वह संपत्ति का हस्तांतरण अपने पति को नहीं करती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो जाता था।
इस प्रकार स्त्री को संपत्ति के स्वामित्व एवं संचालन संबंधी व्यापक कानूनी अधिकार दिए गए थे। यानी जो पिता से स्त्री को धन मिलता था, उसका स्वामी पति नहीं होता था, वो अपनी संपत्ति को अपनी पुत्री को दे सकती थी। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन के विवरण से ये पता चलता है कि महिलाओं को पति के द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ता था। किसने बताया? ऑगस्टीन ने बताया था कि जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं को पति उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। पिताओं का अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण होता था। भ्रूण हत्या का अधिकार पिताओं को प्राप्त था। पिता चाहे तो भ्रूण हत्या करवा सकता था। भ्रूण हत्या जानती है ना, जो गर्भ में संतान को मार दिया जाता था। तो ये अधिकार किसको था? जो पिता था, मतलब पति को। भ्रूण हत्या का भी अधिकार था। वो अपने पत्नी को क्रूरता के साथ उनका, लेकिन ये चीज ऑगस्टीन का कहना है, क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा कि स्त्रियों को सम्मान का अधिकार मिला, और यहाँ ऑगस्टीन जो कैथोलिक बिशप थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं को पति के द्वारा क्रूरता का शिकार भी होना पड़ता था। तो ये थी वहाँ की लिंग व्यवस्था। थैंक यू बच्चों, आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।